वज़न में अच्छी खासी कमी हो जाती है टीबी वाले पेशेंट की। वेट लॉस बहुत इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। नाइट स्वेट के साथ ड्राई कफ है। ड्राई कफ क्यों है? इन्फेक्शन कहाँ पे है? एल्वुलाई के लेवल पे है ना, ड्राई कफ ही रहती है। ठीक हो गया। तो ये था आपका टीबी, हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी स्टेजेस और ये सेपरेट कैसे करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल लाइगम जो है, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका। नेक्स्ट होगा इसके बाद लंग ट्यूमर। प्लूरल फ्यूजन, प्लूराइटिस फ्यूजन की काज क्या होती है कि मतलब लंग की जो कैविटी है इसके अंदर जो है वो पानी पड़ गया है जी। ठीक है, तो ये पानी आया कहाँ से है? फ्यूजन जो है दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसल्यूटेटिव, मतलब उसमें प्रोटीन थोड़ी होती है। तो जो पेशेंट होते हैं ना कार्डियक फेलियर के पेशेंट, हार्ट के कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर उनको होती है लीवर डिजीज़, या फिर उनको होती है किडनी की डिजीज़ होती है। तो किडनी डिजीज़ हो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, रास सिस्टम चलता है, पानी ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। हार्ट में भी यही इशू होता है कि ओवरऑल जो है ना वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है। लीवर डिजीज़ के अंदर प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन थोड़ी होती है, पाई सी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो कैपिलरी से लीक कर करके पानी सारा जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन की ये ट्रांसुलेटिव काज है। जो ट्रांसुलेटिव एफ्यूजन होती है उसकी काजेज क्या होती हैं? सिस्टेमिक काज, मतलब हार्ट फेल हो गया है जी, लिवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गया है, तो ये काजेज बनती हैं किसकी? ट्रांसुलेटिव एफ्यूजन की। तो हमें जो है ना, अगर फ्यूजन वाला कोई पेशेंट होता है, जब हम इसका एक्सरे करते होते हैं, एक्सरे में मतलब आपको ऐसे पूरा ब्लैक एक्सरे नज़र आता है। फ्यूजन को कैसे पता चलता है? ये दो एंगल होते हैं। ठीक है, ये होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और इधर होता है हार्ट का भी, इधर सेंटर में शेडो होता है ना, ये होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अब जब यहाँ पे पानी आ जाएगा तो क्या ये आपको एंगल प्रोमिनेंट नज़र आएंगे? बिल्कुल वाइट हो जाएगा ये साइड में। ठीक है, और बंदा जब खड़ा होगा तो ग्रेविटी की वजह से पानी जो है ना वैसे इस पाउच में ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसे आपको एक्शन नज़र आएगा। ये सारा ऐसा जिसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये सारा हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो इस हिस्से में पानी है, ये एक्सरे में नज़र आ जाता होता है ईजिली। तो ये जो बॉर्डर है, बाकी लंग्स बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक है जैसे नॉर्मल होता है। तो ये इतना इसका मुझे ना ये एंगल नज़र आएगा ना ये एंगल नज़र आएगा। तो कार्डियोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं एक्सरे पे। ठीक है, और ये ओपेसिटी नज़र आएगी, पूरी वाइट ओपेसिटी होती है, पानी है इसके अंदर। ठीक है, और इस ओपेसिटी की खास बात ये होती है कि देखिए ये बॉर्डर कैसे बन रहा है, क्रीसेंट बॉर्डर, ऐसे ऐसे लाइन होती है, पूरी क्रीसेंट शेप होता है ऐसे, ये अफ्यूजन है। ठीक है, ये अफ्यूजन होती है। जो न्यूमोथोरैक्स होती है ना, उसमें तो सिर्फ एयर आनी है ना अंदर, उसमें तो सिर्फ एयर आनी है, सारा एक्सरे ब्लैक हो जाएगा, लंग उसमें बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है अगर एयर आ जाए, अगर एयर आ जाए। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं अक्सर, हीमोथोरैक्स है, पसली टूट गई है जी, ब्लड ब्लीडिंग भी हो रही है चेस्ट के अंदर ही, और आपका प्लूरा भी रप्चर हो गया है, हवा भी अंदर आ गई है, उसको क्या कहते होते हैं? हीमोथोरैक्स। और हीमोथोरैक्स ब्लड और एयर अगर दोनों आ जाए ना, तो फिर एक्सरे के अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। फिर उसका एक्सरे ऐसे होगा, ये हीमोथोरैक्स का एक्सरे है जी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ये नीचे इसके अंदर जो है इसको कहते होते हैं ओवरऑल हाइड्रोनीमोथोरैक्स। सम बता रहा हूँ, एयर तो ऑलरेडी होती है ना, एयर तो ऑलरेडी होती है। हाइड्रोनीमोथोरैक्स, एयर और पानी दोनों इकट्ठे हैं लंग्स के अंदर, लंग की कैविटी में। तो फिर ना एक लेवल बन जाता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, नीचे सारा आपको व्हाइट दिखेगा, ऊपर सारा ब्लैक होगा, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये केस होते हैं हीमोथोरैक्स वाले, काइलोथोरैक्स वाले, पानी भी होती है, पानी भी आ जाता है, हवा भी आ जाती है। ठीक है, अगर सिंपल फ्यूजन हो तो उसमें एक्सरे आपको ऐसे नजर आएगा, क्लियर है? उसमें एक्सरे आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, रीसेंट शेप होता है, और ये आपको बॉर्डर नज़र नहीं आते इसके। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी पे आ रही तो इसकी रेडियोलॉजी थी। पैथोलॉजी के अंदर जो है इसकी काज क्या बनी है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर और किडनी फेलियर, एक तो ये वजह बन गई। अच्छा, अगर ये मैंने पानी, जो यहाँ पे पानी आया उसको निकाल के देखना है, उस पानी के अंदर सेल्स हैं कोई,
क्या उसमें प्रोटीन है कि नहीं, एक्सूडेटिव है। अगर ये एक्सूडेटिव काज है, एक्सूडेटिव काज हमेशा लोकल पैथोलॉजी होती है। लोकल का मतलब होता है कि उसी जगह पे जो है वो डिजीज है। लंग की अपनी पैथोलॉजी, इस तरह नमोनिया हो गया, लंग अब्सेस हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, तो ये पैथोलॉजी लंग्स के अंदर है। अगर ये एक्सूडेटिव पानी हुआ, इसका मतलब पैथोलॉजी लंग्स के अंदर है खुद। प्लूराइटिस हो गया, ठीक है, प्लूराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन होगी प्लूरा की, फिर भी फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी खुद लंग्स के अंदर होती है, तो उसको क्या कहते होते हैं, एक्सूडेटिव फ्यूजन। अगर ट्रांसुडेटिव होगा तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग और साथ में लंग्स में भी पानी पड़ गया, ठीक है, उसको ट्रांसुडेटिव स्वेलिंग कहा जाता है। ट्रांसुडेटिव फ्यूजन होगी वो, और पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होगी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो पैथोलॉजी सिस्टेमिक होती है। पैथोलॉजी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए फिर भी फ्यूजन हो जाती है। तो ये इशू, ये है दो टाइप की फ्यूजन जो है, ठीक है। और इसका इलाज क्या करना है, पानी निकालो, और क्या करना है इसका इलाज जो है, जो अगर आपको पैथोलॉजी असल पता चल जाए, अगर लंग्स के अंदर है तो उस डिजीज को ठीक करो। अगर पैथोलॉजी सिस्टेमिक है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैनेज करना है, ठीक है, जो उसकी काज है उसको ठीक करना है। निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स जो है वो एयर इकट्ठी हो जाती है जी लंग्स के अंदर जो है। जरा बता सकते हैं कि सीओपीडी के अंदर किसके अंदर निमोथोरैक्स डेवलप होती है, कौन सा एम्फीसीमा था वो? एम्फीसीमा की हमने टाइप्स की थी ना, इरेगुलर एसिनार, डिस्टल एसिनार, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, चार टाइप लिखवाई थी मैंने एम्फीसीमा की। उसमें से कौन सा निमोथोरैक्स करवा सकता है? बुल्ला बनता है उसके बाद निमोथोरैक्स होता है, कौन सा एम्फीसीमा? नहीं बताई, भूल गए हो? डिस्टल एसिनार एम्फीसीमा जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन है, बार बार पेशेंट को निमोथोरैक्स होती है, ठीक है। निमोथोरैक्स की काज एयर जो है वो अंदर, सीओपीडी का पेशेंट होता है ये। अच्छा, यार निमोथोरैक्स जो है ना, एक्सीडेंट जब होता है, वो पसली टूट जाती है, तो या फिर पेनिट्रेशन, कोई वुंड हो, कोई इंजरी हुई है, स्टैब वुंड होता है चेस्ट को, उस वक्त भी निमोथोरैक्स डेवलप हो जाती है। तो निमोथोरैक्स में एयर आवा में स्टार्टिंग पैथोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी की जो है एक कोलैप्स पढ़ा था हमने, एटलैक्टिसिस जो है कंप्रेशन वाला कोलैप्स, फ्यूजन हो जाए या निमोथोरैक्स हो जाए तो कंप्रेशन कोलैप्स होता है। तो हमने यहाँ पे अगर उसको एक ही बार हुई है तो एयर को ड्रेन कर देंगे बाहर। जो अगर बार बार किसी पेशेंट को, ये सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको बार बार निमोथोरैक्स डेवलप होती है, तो उनको उनको ना चेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है, चेस्ट ट्यूब जो है। अच्छा, सेम केस फ्यूजन वाला होता है। अगर एक बार थोड़ा सा पानी पड़ गया, ठीक है, निकाल दिया आपने सिरिंज से जो है, ठीक है, 10 ml 20 ml जितना भी होगा। आप अगर बार बार हो जाए, बार बार हो, तो उसको भी आपने ना चेस्ट ट्यूब डाल देनी है। तो इसकी थेरापी बस यही होती है, चेस्ट ट्यूब। तो असल तो है ना, आप उसकी काज को ठीक करो तो आपकी फ्यूजन ठीक हो जाएगी या निमोथोरैक्स ठीक हो जाएगी, ठीक है। काइलोथोरैक्स क्या होता है? काइलो का वर्ड सुना सुना लग रहा है। काइलो का वर्ड जो है, सिस्टरना काइली जो है लिम्फेटिक डक्ट की है, वो सैक होती है, डायफ्राम के नीचे पड़ी होती है। थोरेसिक डक्ट, काइलोथोरैक्स होता है कि लॉन्ग थोरेसिक डक्ट जो आ रही होती है, लिम्फेटिक डक्ट जो है वो रप्चर हो जाती है, या तो मेलिग्नेंसी से, या सर्जरी कर रहे थे चेस्ट की जो है, वो हार्ट सर्जरी चल रही है कोई, तो ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है या आइट्रोजेनिक इंजरी हो गई है, वो डक्ट डैमेज हो जाती है। तो लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है सारा, वो बिल्कुल मिल्की वाइट होता है। ऐसा होता है मिल्क की तरह, मिल्की वाइट होता है। अगर ये है तो उसको काइलोथोरैक्स कहना है। अगर ब्लड है तो वो हीमोथोरैक्स है। अगर ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव, मतलब आपने जो अभी चेस्ट के अंदर जो पानी आएगा ना, उसको, उसकी जो रिपोर्ट करवाई जाती है फ्यूजन वाले की जो है, कि उसमें देखना होता है कि रेड ब्लड सेल्स तो नहीं है। अगर थोड़े थोड़े सेल हैं तो कोई मिलिग्नेंसी है, कैंसर उसकी एक्सुडेटिव मतलब फ्यूजन हुई है, लंग कैंसर हो सकता है। अगर उसमें 5 सेल है, या लंग अब्सेस है, या नमूनिया का पेशेंट है वो, उसमें अगर 5 सेल आ रहे हैं, ठीक है। अगर, अच्छा, पानी की जगह पस हो तो क्या कहेंगे उसको? ये सारा पानी नहीं है, पस है, उसको क्या कहते होते हैं? इम्पाइमा। इम्पाइमा, अगर पानी की जगह पस आ जाए इसी कैविटी के अंदर, उसको इम्पाइमा कहा जाता है, ठीक है। तो उसको काज हमने ना रूल आउट करनी। अगर बिल्कुल मिल्की वाइट जो है वो निकल रहा है पानी, बिल्कुल दूध की तरह वाला है, अगर मिल्की वाइट जो है वो, उसको क्या कहेंगे आप? काइलोथोरैक्स, ठीक है, मिल्की वाइट। ये थोरेसिक डक्ट रप्चर हो जाती है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ेगा सर्जिकली जो है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं प्लूरा की डिजीज जो है, नेक्स्ट प्लूराइटिस। काजेस क्या है जी?
बैक्टीरियल, वायरस, कॉमन जो है ये वायरल होते हैं, ठीक है। और जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं इनमें होता है यूरेमिया, उसके बाद ये प्लूराइटिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये पेशेंट जब सांस लेता है ना, इसको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जब करता है, जब वो फुल डीप इंस्पायर करते तो बहुत पेन होती है उसको चेस्ट में, जो है फुल चेस्ट डीप इंस्पिरेशन के साथ ये पेन वर्स हो जाती है प्लूराइटिस की। प्लूराइटिस जो है, प्लूरा इन्फ्लेम्ड हो चुका है। प्लूरा या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन है वायरस बैक्टीरिया का, ठीक है, या फिर लंग अब्सेस है वो इन्वॉल्व कर रही है प्लूरा को, या फिर पस पड़ गई है प्लूरा कैविटी के अंदर। एसएलई वाला पेशेंट होता है, यूरिनिया है बहुत कॉमन है, यूरिन फेलियर अच्छा खासा कॉमन है ना, तो पेशेंट को प्लूराइटिस डेवलप होती है, ठीक है, पेशेंट को प्लूराइटिस डेवलप हो जाती है। नीमोथोरैक्स मैंने आपको बता दिया कि नीमोथोरैक्स जो है स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स होती है। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स वो सीओपीडी वाले पेशेंट बस अचानक हो गई है, या तो एक्सीडेंट हुआ है, रिब्स टूट गई है, तो उसके बाद नीमोथोरैक्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर लंग कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, लंग न्यूमोथोरैक्स से कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, ट्रेकिया शिफ्ट हो जाए, उसको कहते होते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसकी ये इमरजेंसी होती है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स से आपने जल्दी से हवा निकालनी, अदरवाइज जो है वो लंग आपका पूरा कोलैप्स हो जाएगा, तो डिस्निया बहुत वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बुला बने और बुला रप्चर हो जाए, तो ये कौन सा पेशेंट है? बुला बना फिर वो रप्चर हुआ, डिस्ट्रेस इन आर एम्फीसीमा था, ये सीओपीडी वाला पेशेंट होता है, ठीक है, सीओपीडी वाला पेशेंट होता है। तो नीडल लग गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। नीमोथोरैक्स है, आपने इस एयर को निकालना होता है, क्योंकि नीमोथोरैक्स में लंग अक्सर जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। फ्यूजन हमने डन कर ली है, ट्रांसुलेटिव, एक्सुलेटिव या ब्लड आ जाए, अगर लिम्फेटिक आ जाए तो पायलोथोरैक्स कहना है, अगर ब्लड हो तो हीमोथोरैक्स कहना है, ठीक है। और एक्सुलेटिव हाइड्रोथोरैक्स, ये भी हाइड्रोथोरैक्स है। अब एक्सुलेटिव हो या ट्रांसुलेटिव हो, एक्सुलेटिव हो तो पैथोलॉजी कहाँ पे होती है? लंग्स के अंदर, अपने लंग्स का नमोनिया, लंग्स के अंदर अपसेस, लंग्स के अंदर कैंसर, तो ये एक्सुलेटिव फ्यूजन होगी। तो जो पानी की कैविटी के अंदर आता है उसको हमने रिपोर्ट करवानी होती है, उसके अंदर प्रोटीन है या कुछ सेल्स हैं, कौन से सेल हैं, व्हाइट सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, ट्रांसुलेटिव है, तो ये काज क्या होती है? या तो वो कार्डिक फेलियर का पेशेंट होता है, या वो लिवर फेलियर का पेशेंट होता है, या वो रीनल फेलियर का पेशेंट होता है। ये सिस्टेमिक काज बनती है उसकी, ठीक है। नेफ्रोटिक सिम्टम भी इसी के ग्रुप के अंदर आ जाती है, उसमें पाइसी कम हो जाता है, प्रोटीन लॉस होती है उसमें, ठीक है। ये थी आपकी फ्यूजन। प्लूरा का ट्यूमर किसको कहते हैं? अगर आपको याद हो, कौन सी न्यूमोकोनियोसिस जो है वो ट्यूमर करवाती है? मीजोथेलियोमा, सिलिकोसिस था वहां पे, एस्बेस्टोसिस थी, कार्बन वाली कोर वर्कर लंग डिजीज थी। याद आया कुछ के नहीं? न्यूमोकोनियोसिस, मीजोथेलियोमा वाली। मीजोथेलियोमा किसको होता है? शिपयार्ड वर्कर, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस बहुत डेंजरस है, ये आपकी मीजोथेलियोमा करवाती है, ठीक है। लंग कैंसर का भी रिस्क होता है। मीजोथेलियोमा किससे रिलेटेड है? एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक है लंग पैथोलॉजी का, लंग ट्यूमर जो है, ठीक है। लंग लंग ट्यूमर जो है बिनाइन, ज़्यादा ये मलिग्नेंट ही हैं लंग ट्यूमर जो है, जो प्राइमरी लंग कैंसर हैं। 90% कैंसर कहते हैं कि पेरेन्काइमा से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। बाकी कैंसर जो है वो किसी और जगह से भी आ सकते हैं। लंग जो है प्राइमरी, फॉर एग्जांपल बोन का ट्यूमर हो जाए, प्रोस्टेट का ट्यूमर हो जाए, स्टोमक का ट्यूमर हो जाए, लिवर ट्यूमर हो जाए, जब ये ट्यूमर स्प्रेड करते हैं तो कहाँ जाएगा? ब्लड ब्लड तो लंग में जाएगा। तो लंग में अगर ट्यूमर स्प्रेड करके आए ना, वो आपका सेकेंडरी कैंसर होता है। तो ट्यूमर स्प्रेड करता है, वो तो आया भी लिवर से है, तो बहुत सारे लेजन ऐसे पड़े होंगे, मल्टीपल बॉल लाइक लेजन होते हैं, एक्सरे के अंदर भी नजर आ जाएंगे, सीटी में दिख जाएंगे, जिसको कहते होते हैं कैनन बॉल, कैनन बॉल लेजन जो है। तो ये मेटास्टेसिस को इंडिकेट करते हैं। ये ट्यूमर लंग्स का अपना नहीं है, ये लंग्स के अंदर किसी जगह से आया है, ये सेकेंडरी ट्यूमर है, ठीक है। अगर ट्यूमर लंग्स के अंदर डेवलप होता है तो वो एक मैस होगा, या वो यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है, या फिर थोड़ा सा वो दूर डेवलप हो गया, या यहाँ पे आ गया प्लूरा के पास जो है, तो वो एक ही मैस होगा, एक लेयर नजर आएगा, इस तरह मल्टीपल नहीं होंगे। अगर ट्यूमर स्प्रेड हो के आए तो वो तो पूरे लंग्स में फैलेगा, और वो दोनों साइडों पे होगा। कैंसर सेल जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, उसमें कैंसर सेल थे, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, तो वो कैंसर सेल तो दोनों लंग्स में जाएंगे।
और दोनों लंग्स के अंदर आपको मल्टीपल नड्यूल्स नजर आएंगे, कैनन बॉल लेजन जो है वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि मेटास्टेसिस हुई है किसी और कैंसर की, मेटास्टेसिस बोन वाले की या प्रोस्टेट वाले की या गैस्ट्रिक कैंसर जो है, ठीक है, या लिवर कैंसर, ये मेट्स जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस हुई है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें काज क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काज जो है, और काज इससे हट के कौन सी काज होती है, ये कोई रेडिएशन है, फिर एस्बेस्टोसिस है, ठीक है। कुछ जीन्स की म्यूटेशन भी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे हमारे लिए, तो वैको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इसके ट्यूमर जो है वो कितनी इसकी टाइप्स होती हैं ट्यूमर्स की, तो दो मेन टाइप है, एक के अंदर जो है वो बड़े बड़े सेल होंगे और एक होता है छोटे सेल वाला कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर और नॉन स्मॉल सेल कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर और नॉन स्मॉल सेल कैंसर। नॉन स्मॉल सेल ज्यादा कॉमन है, ये दोनों जो है एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किन को होता है, ये होता है स्मोकर में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये होगा स्मोकर में। सब की इन चारों कैंसर की एसोसिएशन सवाए इसके सब में स्मोकिंग रोल प्ले करती है। तो सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का दूसरा नाम होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। कहाँ होता है, ब्रोंकाई में। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एपिथेलियम तो स्क्वेमस नहीं है, तो स्क्वेमस सेल कैंसर कैसे हो गया, स्मोक किया, स्मोकिंग की, उसके बाद क्या हुआ, मेटाप्लेजिया, जो कलमनर एपिथेलियम थी उस पर स्ट्रेस आया और डैमेज होना शुरू हो गए, तो वो किस में चेंज हो जाती है, कलमनर जो है वो स्क्वेमस में, जो टॉल सेल होते हैं वो फ्लैट सेल में चेंज हो जाते हैं। ये आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम है, अभी भी स्मोकिंग कर रहे हो, अब स्मोकिंग जो है वो कंटिन्यूस रहेगी तो ये स्क्वेमस सेल जो है किस में चेंज हो जाएंगे, अब कैंसर में। तो ये मेटाप्लेजिया के बाद कैंसर होता है, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से मेटाप्लेजिया होता है रेस्पिरेटरी मिकोजा का, ये अपनी हिस्टोलॉजी की हुई है, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाती है किसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो फिर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्मोकर्स के अंदर जो है। अच्छा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्योंकि अब मेल फीमेल के अंदर दोनों के अंदर जो है नाउ डेज जो है वो रेशो एक ही है, क्योंकि जो है फीमेल भी स्मोकिंग करती है। पहले सिर्फ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज्यादा कॉमन था मेल में, मेल स्मोकर थे। अब स्मोकिंग का ट्रेंड जो है वो दोनों दोनों जेंडर में आ गया है, तो इस वजह से जो है फीमेल और मेल स्क्वेमस सेल कैंसर लंग्स का जो है वो इक्वल रेशो है, मेल फीमेल रेशो इक्वल है, कोई ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा ये स्पेसिफिक है किन के लिए, जो नॉन स्मोकर है, ये नॉन स्मोकर, किसी को लंग कैंसर है वो, लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर पेशेंट हो, नॉन स्मोकर के अंदर, और स्पेशली ये अगर फीमेल नॉन स्मोकर है, फीमेल के अंदर एडिनो कार्सिनोमा। पहले दो क्लासिफिकेशन होती थी कि एक मेल के लिए स्क्वेमस होता था और फीमेल के लिए एडिनो होता था। अब फीमेल के अंदर भी स्क्वेमस भी आ गया और एडिनो दोनों है। अगर नॉन स्मोकर फीमेल है तो एडिनो तो होना ही होना है उसमें, अगर स्मोकर है तो उसमें स्क्वेमस भी आ गया, ठीक है। ये मेल में कम है एडिनो कार्सिनोमा, ये फीमेल के अंदर, या फिर अगर मेल है तो वो नॉन स्मोकर होगा, ठीक है, नॉन स्मोकर मेल पेशेंट। एडिनो कार्सिनोमा इसकी स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन नहीं है। अब ये एडिनो कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, लंग का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा एडिनो के अंदर या स्क्वेमस के अंदर, जो है जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई तो बड़े बड़े यहीं पे होते हैं ना, आपका लंग्स का स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसके बाद तो उसने छोटे छोटे ब्रोंकोल बन जाना है, फिर एल्वलाई बन जाना है, ठीक है। तो एल्वलाई के पास पास जो कलमनर एपिथेलियम होती है, कलमनर एपिथेलियम चेंज होती है कोबाइडल के अंदर, कलमनर चेंज होती है कोबाइडल में, जो क्लारा सेल अगर आपको याद है हिस्टोलॉजी थोड़ी सी, तो कलमनर एपिथेलियम जो है वो चेंज होती है किसमें, कोबाइडल एपिथेलियम के अंदर, जो कुछ सक्रीशन भी कर रही होती है, ठीक है। तो उस एरिया का ट्यूमर जो आपका एडिनो कैंसर होता है वो कोबाइडल एपिथेलियम से ड्राइव किया हुआ है, तो ये कैंसर होता है पेरिफेरी के अंदर। तो ये हमने ये देखना होता है लंग ट्यूमर जो है ना वो बना कहाँ पे है, उसका मैस कहाँ पे है, ये साइडों में है या बिल्कुल सेंटर में है। अगर तो लंग ट्यूमर का मैस बिल्कुल यहाँ पे बन जाए तो ये तो ब्रोंकाई के अंदर है, तो ये होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये आपका स्क्वेमस, ये आपका है स्क्वेमस जो है। और बाकी ये दो, ये एडिनो है, एडिनो होता है पेरिफेरी के अंदर, एडिनो होता है
पेरिफेरी के अंदर, ठीक है। और बाकी दोनों के लिए कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो हिस्टोलॉजी की बिना पे जो है ना हमने इसको क्लासिफाई करना होता है कि लार्ज सेल कार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये 3 टाइप्स हैं। पहले नॉन स्मॉल सेल, तो एक तो हो गया अगर सेल स्मॉल है। जो स्मॉल सेल कैंसर होते हैं ये असल में न्यूरोजेनिक ट्यूमर है, इसके साथ कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज लाजमी होगी। मतलब इसने ACTH वगैरह रिलीज करना है, कोई एंडोक्राइंस ADH वगैरह रिलीज करना होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं ये सेल जो है, ठीक है। कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं ये सेल। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कर दिया, तो इस तरह की चीजें जो है ये रिलीज करते हैं। तो ये एंडोक्राइन मतलब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहा जाता है स्मॉल सेल्स को। इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर जो है एक स्पेशल सेल होता है, उसको कहते होते हैं कुलचिट्स्की सेल। कुलचिट्स्की, कुलचिट्स्की, KUL, प्रोनाउंसिएट खुद ही कर लें, काफी हार्ड सा नेम लिया हुआ है इन्होंने। अब ये बंदे ने नाम तो रख दिया लेकिन हमें मुश्किल में डाल दिया। कुलचिट्स्की, CHITSKY। कुलचिट्स्की सेल जो है ये सेल है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का मार्कर होता है, याद रखिएगा। अगर हिस्टोलॉजी के अंदर लंग ट्यूमर था, आपने बायोप्सी की बायोप्सी रिपोर्ट में अगर ये सेल हो ना, तो ये इंडिकेट करते हैं किसको, स्मॉल सेल कैंसर को। तो इसके अंदर अक्सर पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस, कोई ऑटोइम्यून डिजीज, कोई एंडोक्राइन डिजीज लाजमी होती है स्मॉल सेल कैंसर वाले पेशेंट को, ठीक है। तो स्क्वेमस सेल कैंसर जो है इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है स्मोकिंग के साथ। एडिनोकार्सिनोमा नॉन स्मोकर में है, ठीक है। बाकी सब की एसोसिएशन है स्मोकर के साथ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अब ये सारे, अच्छा इनकी आपने क्लासिफिकेशन, वैसे तो लार्ज सेल सिर्फ यही है, लार्ज सेल तो सिर्फ एक है, बाकी तो सारे मतलब नॉन स्मॉल सिर्फ है, तो ये भी लार्ज सेल ही, ठीक है। लार्ज ये नाम ऐसे क्लासिफिकेशन क्यों रखा है, ये थेरेपी के अकॉर्डिंगली होता है। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, अब इसको आप एक तो ढूंढना मुश्किल होता है, आप इसकी सर्जरी नहीं कर सकते कि मैं उसने हिस्से को निकाल दूं, तो रिमूवल बड़ा मुश्किल होगा। तो इस स्मॉल सेल कैंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी हो सकती है, हाँ थोड़े बहुत मैस मिल जाए तो रेडिएशन डाल के कर दो, ठीक है। जो ये नॉन स्मॉल सेल कैंसर होते हैं ना, इसके लिए आप बड़े बड़े सेल है वो नजर भी आ जाएंगे, मैस भी नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट रेडियोथेरेपी करो, फिर कीमोथेरेपी करो, नई बात बन रही रिमूव कर दो। तो आप मतलब इस तरह जो है ना ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन की हुई है, नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल है। स्मॉल सेल तो आपको ढूंढने ही मुश्किल होंगे ना, स्मॉल सेल इतने स्मॉल होते हैं कि ऊपर वो पता नहीं चलता कि नॉर्मल सेल है कि स्मॉल सेल कैंसर है। ये बहुत हार्ड होता है, ये डेंजरस भी इसीलिए गिना जाता है क्योंकि नॉन स्मॉल सेल कैंसर को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। वो सेल मिलते भी नहीं है जल्दी, तो मिलेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे। तो इवन रेडिएशन में भी प्रॉब्लम होता है, रेडिएशन में भी हम कहाँ पे रेडिएशन मारे, बाकी सेल भी मरते हैं फिर। तो अगर लार्ज सेल जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर होते हैं, इनको आप रेडिएशन भी इफेक्टिव भी दे सकते हो, कीमोथेरापी, रेडिएशन, कीमोथेरापी या सर्जरी, तीनों ऑप्शन है मेरे पास। स्मॉल सेल कैंसर के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, कीमोथेरापी। सर्जरी करो, दूर तक नहीं सोचना हमने, यही है सारा लंग निकाल दो, इसमें स्मॉल सेल कैंसर पता नहीं कहाँ पे होगा, मिलता नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है इसमें स्मॉल सेल कैंसर के अंदर जो है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट आए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के ऊपर। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ना, ये एक तो ये रिलीज करता है ACTH, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और एक ये रिलीज करता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पैराथायराइड रिलेटेड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड रिलेटेड, ये प्रोटीन होती है पैराथायराइड रिलेटेड पेप्टाइड, हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड PRHP जो है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है वो क्या करवाती है, ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह पैराथायराइड हार्मोन काम कर रहा है, तो इसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा करवाना होता है, ठीक है। तो जिसको स्क्वेमस सेल कैंसर, को एक तो हाइपरकैल्सीमिया होने वाला है, और यही चीज जो है वो ACTH भी रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम भी हो जाती है उसको। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की ना दो आउटपुट होती हैं। अच्छा आपने इसको मिक्स नहीं करना है इसके साथ, जो स्मॉल सेल कैंसर होता है ना वो ADH रिलीज करता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है ये ADH रिलीज करता है, ठीक है। जो स्मॉल सेल कैंसर है ADH, और इस पेशेंट के अंदर जो है आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस आराम से होती है इनको, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज को इजिली हो सकती है। स्मॉल सेल कैंसर कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है,
ठीक है। और जो स्क्वेमस सेल कैंसर है वो ACTH वहां से या फिर पैराथायराइड रिलेटेड हार्मोन जो है वो पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इधर सार्कोडोसिस पे वापस आए, वहां पे एक चीज मिस हुई थी। सार्कोडोसिस का जो ग्रेनुलोमा होता है ना, सार्कोडोसिस के अंदर आपका नॉन केजिएटिन ग्रेनुलोमा था, वो ग्रेनुलोमा जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। सार्कोडोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी हाइपर कैल्सीमिया होता है। वो क्यों होता है? विटामिन डी की प्रोडक्शन से। ये दोनों में डिफरेंस है कि ठीक हो गया। स्क्वेमस सेल कैंसर जो है, स्क्वेमस सेल कैंसर जो लंग का है, इसके अंदर पैराथायराइड रिलेटेड हार्मोन जो होता है, एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होती है, वो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे पैराथायराइड हार्मोन है, जैसे पीटीएच हार्मोन है, सेम स्ट्रक्चर उस पेप्टाइड का, वही काम करता है जो पैराथायराइड हार्मोन करता है। तो हाइपर कैल्सीमिया इस वजह से होता है स्क्वेमस सेल में। और सेम हाइपर कैल्सीमिया आपने रिपीट करना है सार्कोडोसिस में। सार्कोडोसिस में हाइपर कैल्सीमिया इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर वो जो ग्रेनुलोमा है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? विटामिन डी, the non-caseating granuloma of sarcoidosis in lungs producing vitamin D। डन हो गया? तो ये डिफरेंस रखिएगा उसके साथ जो है, ठीक है। और एडीएच हार्मोन पैदा हो रहा है स्मॉल सेल कार्सिनोमा से। कौन सा सेंट्रल है, कौन सा नॉन सेंट्रल है? तो ये आपने इसको लोकेशन इसकी याद रखनी है, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल कौन सा होगा। यहाँ पे मैस हाइलम के पास जो मैस होता है, हाइलम के पास जो है, ये कौन सा होगा? दो इंपॉर्टेंट कैंसर हैं, एक आपका स्क्वेमस है, एक एडिनो है, यही दो कॉमन है। अगर मैस यहाँ पे है तो फिर कौन सा होगा? सर अगर मैच प्लूरा के पास है तो एडिनो, अगर मैस काफी और दूर अगर है, वो, मतलब ये हिस्सा जी हाइलम सर, वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ ब्रोंका ही है, तो ये पेरिफ्री पे होता है, ये कौन सा होता है? एडिनो। ये कौन सा होता है? जी सर, एडिनो। और ये किन में होता है? नॉन स्मोकर में। फीमेल्स में नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर और फीमेल जो है, फीमेल में एडिनो भी कॉमन है, और फीमेल में स्केमस इसलिए कॉमन हुआ कि उन्होंने स्मोकिंग शुरू की है, ये प्रॉब्लम बना है, ठीक है। तो उनमें फिर दोनों आ गए। और यहाँ पे स्केमस सेल कैंसर जो है, तो ये आपका स्केमस सेल कैंसर है, और ये किन के अंदर है? ये स्मोकर के अंदर है। अच्छा, अब इनमें से एक और आप बात देखते हैं, स्केमस सेल कैंसर कहाँ होता है? ब्रोंकाई के अंदर। ये ब्रोंकाई था, ब्रोंकस है, इसके अंदर ये ट्यूमर है। तो इसने क्या किया? इस पूरे ब्रोंकाई को बंद नहीं कर दिया, ब्लॉक कर। ब्लॉक कर दिया। मैस है, कैंसर हुआ है, मैस है, बंद कर दिया। अच्छा, अब ये नीचे वाली पूरी लॉब्स थी, लॉब थी, ये सारी, इसका ब्रोंकस बंद होगा, ये सारा लॉब क्या क्या बनेगा? अगर आपको याद हो कोलैप्स वाला पहला लेक्चर जो है, रिजॉर्प्शन कोलैप्स, जब ब्लॉकेज आता है ना वो किसी ब्रोंकाई में, पूरा वो उतना पार्ट लंग का कोलैप्स, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में लंग कोलैप्स होता है। एक कॉम्प्लिकेशन बता दी, ठीक है। दूसरी पे आओ, क्या आप इधर से म्यूकस ऊपर ले जाओगे? नहीं, ब्लॉकेज आ गया है, तो उसको क्या होगी? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट को ब्रोंकी एक्टेसिस होगी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट का लंग कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, और चीज पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेंटर वाला एरिया क्या कहलाता है? मीडियस्टिनम। दो लंग्स के दरमियान मीडियस्टिनम ही होती है ना। यहाँ से फ्रेनिक नर्व गुजर रही थी, ठीक है। मैस बड़ा होता गया, हाइलम के लिम्फ नोड बड़े होते गए, उन्होंने फ्रेनिक नर्व को प्रेस कर दिया। फ्रेनिक नर्व पाल्सी, तीसरी कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ आपको स्क्वेमस सेल कैंसर की, फ्रेनिक नर्व की पाल्सी। जैसे ही फ्रेनिक नर्व की पाल्सी हुई, डायाफ्राम सीधा हो गया। डायाफ्राम तो वैसे ऐसे होना चाहिए ना जब वो कंट्रैक्ट करता है, डोम शेप जो है। अच्छा, अगर वो फ्लैट हो जाए तो वो रिलैक्स होता है, मतलब फ्लैट हो गया पूरा जो है, स्ट्रेट हो गया, तो अब उसमें कंट्रैक्शन नहीं रही। फ्रेनिक नर्व की पाल्सी, फ्रेनिक नर्व की पाल्सी तीसरी कॉम्प्लिकेशन है। दो कॉम्प्लिकेशन तो ब्लॉकेज की वजह से आई है ना, एक ब्रोंकिक्टेसिस और लंग कोलैप्स, और तीसरा मैस अफेक्ट है, वो मीडियस्टम के स्ट्रक्चर को प्रेस कर रहा है, मैस है, मीडियस्टम के अंदर से गुजरती है फ्रेनिक नर्व। जब वेगस नर्व जो होती है ना, वेगस नर्व पीछे से गुजरती है, जो आपका ट्रेकिया जब ब्रोंकाई होते हैं प्राइमरी, और फ्रेनिक नर्व आगे से गुजरती है एंटीरियरली, ठीक है। ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई के एंटीरियरली गुजर रही होती है हाइलम के पास से, तो फ्रेनिक नर्व की जो है पास, एक तो ये चांसेस। अच्छा, एक और इशू होने वाला है इसको, जिसको लंग कैंसर है, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व उस पर भी कंप्रेशन आती है। कंप्रेशन आने की वजह से क्या इशू होता है? जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, अगर आपको याद हो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की एनाटॉमी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कहाँ से निकलती है? ये वेगस नर्व की ब्रांच है, ये वेगस नर्व की ब्रांच है।
राइट कहाँ से वो आपका जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, एनाटॉमी को रिकॉल करें। हेड नेक से जो है वो वेगस नर्व ब्रेन से नीचे आ रही थी, ठीक है, चेस्ट में एंटर हुई, दोनों राइट और लेफ्ट जो है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। नेक के अंदर इसको जो है वो लेरिक्स को सप्लाई करना था, वॉइस बॉक्स को नेक के अंदर, लेकिन इसने सप्लाई नहीं किया। तो इसलिए वेगस नर्व से यहाँ से ब्रांच निकलती है, यहाँ से ब्रांच निकलती है लेफ्ट वाली से, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, उसके गिर्द हुक बनाकर ये ब्रांच ऊपर चली जाती है। लेफ्ट रिकरेंट लरेंजियल तो हो गई सप्लाई। अच्छा नीचे आ जाए, जो राइट वेगस नर्व है, जो राइट वेगस नर्व है वो बिल्कुल चेस्ट में आ चुकी है, वो बिल्कुल चेस्ट में सबक्लेवियन लेवल से बहुत नीचे आ गई। जब नीचे आई तो नीचे आ गया आपका हार्ट का लेवल, हम मीडियस्टम के मिड में पहुंच गए। हार्ट से इधर से आर्च ऑफ एओर्टा मतलब वो टर्न कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से उसने फिर ऊपर जाना है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ने। अब इसके ऊपर कंप्रेशन, राइट जो राइट साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वो कंप्रेस होती है, राइट साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व उसके कंप्रेस होने के चांस होते हैं। अच्छा वो कंप्रेस हो जाए, ये ज्यादा कॉमनली कंप्रेस होती है, ठीक है। अगर ये कंप्रेस हो जाए तो फिर क्या होगा, आपका वॉइस बॉक्स जो है वो उसके वोकल कार्ड पैरालाइज हो जाएंगे, वोकल कार्ड पैरालाइज हो जाएंगे, क्लियर है, वोकल कार्ड पैरालाइज। तो इस पेशेंट को, लंग कैंसर वाले पेशेंट, हॉर्सनेस भी होती है उसको, वॉइस की हॉर्सनेस, आवाज नहीं निकलती उसकी, हॉर्सनेस, वॉइस की हॉर्सनेस जो है, ये भी फीचर होता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन में आता है इसकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, क्लियर है। फ्रेनिक नर्व पाल्सी, वेगस नर्व की ब्रांच, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ओके, लेफ्ट वाली और राइट वाली जो है, ठीक है, दोनों के चांसेस होते हैं, राइट वाली ज्यादा प्रॉब्लम करती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और फ्रेनिक नर्व पाल्सी, और इसके अलावा लंग का कोलैप्स और ब्रोंकिक्टेसिस जो है, लंग का कोलैप्स और ब्रोंकिक्टेसिस जो है। अच्छा एल्वियोलर एडेनोमा पे आते हैं। लंग के एपेक्स में ट्यूमर है, ये एक एपिकल लंग ट्यूमर, एपिकल, ये कौन सा होना चाहिए, सेंटर से काफी दूर है, एडिनो होना चाहिए, है पेरिफेरी में है ना। लंग का सेंटर तो ब्रोंकाई हाइलम के पास ही सेंटर है लंग का, ये तो काफी दूर है एपेक्स में। अच्छा लंग के एपेक्स के अंदर जो ट्यूमर होता है, यहाँ से रिब्स गुजर रही है, फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, थर्ड रिब है, फोर्थ रिब है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरह रिब्स ने कवर किया हुआ है लंग्स को। जो अगर लंग्स की अपेक्स का ट्यूमर हो जाए, ये ट्यूमर फर्स्ट रिब को डैमेज करता है, एक मसला, एक तो रिब्स गई। फर्स्ट रिब की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान से आपको अगर याद हो एनाटॉमी का ब्रेकियल प्लेक्सस वो गुजर रहा होता है, फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान। तो ये ट्यूमर जो है फर्स्ट रिब को डैमेज करता है, तो साथ में वो कंप्रेशन डाल देता है ब्रेकियल प्लेक्सस पे भी। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो नीचे वाली रूट होती है T1, C8 और T1 जो है ये कंप्रेस हो जाती हैं, C8 और T1। एक तो इससे आपको अगर याद हो अनाटमी की दो डिजीज हमने पढ़ी थी ना ब्रेकियल प्लेक्स की, आर्ब डुशनी पाल्सी, आर्ब डुशनी, आर्ब डुशनी ये ब्रेकियल प्लेक्स की पाल्सी है। दूसरी हमने पढ़ी थी क्लम्प की पाल्सी, क्लम्प की पाल्सी। अच्छा क्लम्प की पाल्सी क्या होता है, इसके अंदर C8 और T1 रूट डैमेज होती हैं, और अर्ब डुशनी के अंदर C5 और C6। अच्छा अब यहाँ पे हमने रिब को डैमेज किया है, फर्स्ट रिब को प्रॉब्लम हुआ है, लंग का अपेक्स का ट्यूमर था, इसमें आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के जो है ना जो नीचे वाले मीडियल नर्व डैमेज होनी है, अल्नर नर्व का इशू बनना है, ठीक है। तो मीडियल साइड जो अपर लिम्ब की होगी वो पैरालाइज की तरफ जा रही है, मसल की एट्रोफी वगैरह, हाइपोथिनार मसल की एट्रोफी हो जाएगी, तो मतलब अपर लिम्ब के जो है ना वो मसल्स की वीकनेस भी होगी, क्यों, ब्रेकियल प्लेक्सस भी अफेक्ट हो रहा है। अच्छा अब T1 जो है, T1 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, T1 से सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है फेस को, T1 से सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है फेस को। अब जब ये ट्यूमर होगा तो ये T1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फेस को सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं जाएगी। यहाँ से गैंग्लिया होते हैं नेक के अंदर, 3 सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, सिल्वी गैंग्लियन होते हैं नेक के अंदर, सर्विकल गैंग्लिया, एक मिडिल सर्विकल होता है, सुपीरियर सर्विकल, इंफीरियर सर्विकल जो है। अब सिंपैथेटिक फाइबर ऊपर जाने होते हैं उससे। अब ये अब T1 जब डैमेज होगी, सिंपैथेटिक कनेक्शन फेस को खत्म हो गया, तो इस लंग अपेक्स के ट्यूमर की वजह से एक सिंड्रोम भी होगी,
उसको कहेंगे हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? हॉर्नर सिंड्रोम ना फेस पे उस साइड पे स्वेटिंग होती है, फेस बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है, कोई स्वेटिंग नहीं है, और आई जो होगी उस साइड के नीचे गिर जाएगी, पोटोसिस होगी, एनहाइड्रोसिस होगी, पोटोसिस कहते हैं लिड फॉल कर जाता है, ठीक है, ये हॉर्नर